हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में यूनिट 4 में विकिरणों की द्रव्य के साथ अंतरक्रिया, थर्मल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंसेज हैं, प्रकाश रसायन के नियम, लैम्बर्ट नियम तथा बीयर लैम्बर्ट नियम एवं जेब्लोंस्की डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं विकिरणों की द्रव्य के साथ अंतरक्रिया कि जब किसी पदार्थ पर विकिरणों को आपतित किया जाता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित, कुछ भाग अवशोषित तथा शेष भाग पारगमित हो जाता है। अर्थात यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 है, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता IR है, अवशोषित प्रकाश की तीव्रता IA है तथा पारगमित प्रकाश की तीव्रता IT है, तो हम लिख सकते हैं कि I0 बराबर IA प्लस IR प्लस IT। चूँकि परावर्तित प्रकाश की तीव्रता का मान बहुत कम होता है, अतः I0 बराबर IA प्लस IT प्राप्त होता है। यदि हम प्रकाश की तीव्रता को किसी अवशोषित पदार्थ में से गुजारते हैं जो उस तीव्रता को अवशोषित करता है तो उसकी तीव्रता में कमी होती है। यह कमी निम्न कारकों पर निर्भर करती है। एक तो विकिरणों की प्रकृति पर, माध्यम की नेचर पर, माध्यम की मोटाई पर तथा आपतित विकिरणों की तीव्रता पर। नाउ डिस्कस करेंगे कि थर्मल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंसेज हैं। तो फर्स्ट है थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन में क्या होता है कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। यह बिक्री, ऐसी रिएक्शंस अंधेरे यानी डार्क में भी हो सकती हैं। ये अभिक्रियाएं उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनके वेग को बढ़ाया जा सकता है तथा ये अभिक्रियाएं सिलेक्टिव नहीं होती हैं। चूँकि थर्मल रिएक्शन अणुओं के टकरों से मुक्त हुई ऊर्जा से अणु का एक्टिवेशन होता है, अतः इसमें जो मुक्त ऊर्जा का मान है वो कम होता है। अतः ये जो थर्मल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होती हैं तथा चूँकि इसमें अधिक संख्या में अणु उत्तेजित होते हैं जिससे जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तथा इन अभिक्रियाओं का वेग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सेकंड है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र में फोटोन के अवशोषण से होती हैं तथा जिससे क्रियाकारी अणु का एक्टिवेशन होता है तथा ये 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के मध्य के क्षेत्र के विकिरणों के अवशोषण से यह अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। यह अभिक्रियाएं सिलेक्टिव होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी विशेष प्रकार के बंध को उत्तेजित करने के लिए विशेष प्रकार के रेडिएशन की आवश्यकता होती है। इन अभिक्रियाओं द्वारा मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है क्योंकि अणु विकिरणों को अवशोषित कर उत्तेजित अवस्था ग्रहण करता है तथा यह अभिक्रियाएं नॉन स्पॉन्टेनियस होती है तथा इनके वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है तथा इनके द्वारा कम अणु का सक्रियण होता है, अतः ये सामान्य ताप पर ही संपन्न होती हैं। डिस्कस करेंगे प्रकाश रसायन के नियम। प्रकाश रसायन के नियम है एक तो ग्रोथस ड्रेपर का नियम, दूसरा स्टार्क आइंस्टीन का नियम या रासायनिक तुल्यता का नियम। तो सब फर्स्ट है ग्रोथस ड्रेपर का नियम कि जब किसी पदार्थ पर विकिरण आपतित होते हैं तो आपतित विकिरण का कुछ भाग अवशोषित होता है जो कि रासायनिक चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन शेष भाग जो परावर्तित या पारगमित होता है वो इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस के में कोई अपना पार्टिसिपेशन नहीं करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन केवल उन्हीं रेडिएशन के द्वारा संपन्न होता है जिनका उस पदार्थ के द्वारा अवशोषण होता है। कि इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। लिमिटेशन ये है कि ये रूल है ये एक क्वालिटेटिव रूल है, अर्थात यह हमें जो आपतित प्रकाश है उसकी तीव्रता वह कितने अणु का सक्रियण हुआ उनके बीच में कोई भी मात्रात्मक संबंध नहीं बताता है। सेकंड है स्टार्क आइंस्टीन का नियम, जिसे रासायनिक तुल्यता का नियम या क्वांटम सक्रियण का नियम भी कहते हैं। यह नियम है
कि एक फोटोन केवल एक अणु को सक्रिय करता है। अर्थात कि जब किसी एक अणु द्वारा विकिरणों का अवशोषण होता है तो एक फोटोन के द्वारा केवल प्राथमिक पद में एक अणु का ही सक्रियण होता है। एक फोटोन का अर्थ hν ऊर्जा के बराबर होता है, जहां ν अवशोषित विकिरण की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे AB कोई अणु है, यदि एक फोटोन का अवशोषण करता है तो एक ही मॉलिक्यूल को सक्रिय करता है। अर्थात ऊर्जा के जितने क्वांटा या फोटोन अवशोषित होते हैं उतने ही क्रियाकारक के अणु क्या होंगे, एक्टिवेटेड होते हैं। अतः पदार्थ के प्रति मोल अवशोषित होने वाली ऊर्जा E बराबर Nhν होगी, जहां N एवोगाद्रो नंबर है तथा E प्रति मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा है, जिसे आइंस्टीन भी कहते हैं। अब इस नियम की क्या वैलिडिटी है, तो क्या है कि जैसे एक फोटोन का अवशोषण करने पर जो अणु उत्तेजित होता है उस उत्तेजित अणु की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, जो कि 10⁻⁸ सेकेंड होती है। अतः ये दूसरा फोटोन अवशोषित ही नहीं कर पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक अणु केवल एक ही फोटोन का अवशोषण करता है। और सेकंड है कि इन जो ये प्रकाश रासायनिक प्रक्रम है, इनमें जो अपन प्रकाश लेते हैं उसकी तीव्रता बहुत कम होने के कारण दूसरा फोटोन अवशोषित करने की संभावना नहीं होती है। नाउ डिस्कस करेंगे लेम्बर्ट नियम। लेम्बर्ट नियम क्या कहता है कि जब किसी समांगी अवशोषक माध्यम में से हम प्रकाश की विकिरणों को गुजारते हैं तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। अर्थात -di/dx समानुपाती I, जिसे हम लिख सकते हैं -di/dx बराबर KI, जिसे हल करने पर di/I बराबर -k/dx प्राप्त होता है, जहां I माध्यम की x मोटाई से गुजरने के बाद विकिरणों की तीव्रता है तथा di अनंत सूक्ष्म मोटाई dx से गुजरने पर विकिरणों की तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी को शो करता है तथा k अवशोषण गुणांक को रिप्रेजेंट करता है। यदि x बराबर 0 पर I बराबर I0 तथा x बराबर x पर I बराबर I हो तो इसका समाकलन करने पर हमें प्राप्त होता है ln I/I0 बराबर -kx, या हम इसे लिख सकते हैं I/I0 बराबर e⁻⁻kx। हम इसे ले सकते हैं I बराबर I0 e⁻⁻kx। यह जो समीकरण है वो लेम्बर्ट नियम का गणितीय रूप कहलाता है। अब सेकंड है कि बियर लेम्बर्ट का नियम। देखो, लेम्बर्ट ने ओनली प्रकाश की तीव्रता में कमी उसकी आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपातिक होती है, लेकिन बियर लेम्बर्ट क्या कहलाता है कि जब एक वर्णीय प्रकाश की विकिरणों को किसी समांगी अवशोषक माध्यम में से गुजारते हैं तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। अर्थात -di/dx समानुपाती I/C, जहाँ C विलयन की सांद्रता है। इसे हम ले सकते हैं -di/dx बराबर k'(I/C), जहाँ k' मोलर अवशोषण गुणांक है, जिसे हल करने पर ln I/I0 बराबर -k'(C)x प्राप्त होता है, जिसे हल करने पर log I/I0 बराबर -αCx प्राप्त हो जाता है, जहाँ अल्फा मोलर विलोपन गुणांक होता है। अब log I0/I को a रखने पर a बराबर log I0/I बराबर ECl प्राप्त होता है, जहां E मोलर अवशोषकता को रिप्रेजेंट करता था, A अवशोषणांक को रिप्रेजेंट करता है तथा x बराबर L रखने पर L विलयन में प्रकाश द्वारा दिए गए पथ की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। अब डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जेबलोंस्की आरेख। तो जेबलोंस्की आरेख में सबसे पहले हम जानते हैं कि आरेख वह आरेख होता है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट द्वारा फोटोन या क्वांटम के अवशोषण के बाद होने वाली विभिन्न भौतिक एवं प्रकाश रासायनिक प्रक्रमों को समझाता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले
अणु की ग्राउंड स्टेट होती है जिसे हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा उसके बाद में ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके चक्रण स्पिन पेयर्ड होते हैं। यदि सिंगलेट स्टेट होती है तो हम चक्रण अवस्था 2s+1 के सूत्र में रखेंगे, जहां s बराबर 1 रखने पर हम s बराबर 0 रखने पर हमें 1 प्राप्त होता है, तो हमें सिंगलेट स्टेट प्राप्त होती है। और यदि s बराबर 1 रखने पर 3 प्राप्त होता है तो ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त होती है, जहां s इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को रिप्रेजेंट करता है। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और उनकी स्पिन विपरीत डायरेक्शन में है तो s बराबर 0 प्राप्त होता है, तो हमें वहाँ सिंगलेट अवस्था प्राप्त होती है, जैसे कि ये दर्शाया गया है। लेकिन यदि दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल हैं तो यहाँ s बराबर 1 प्राप्त होगा, तो यहाँ जो चक्रण अवस्था वो 3 होगी, तो ये ट्रिपलेट स्टेज को दर्शाता है। यदि जो स्पिन है वो एंटी पैरेलल है तो वहाँ से हमें सिंगलेट स्टेट प्राप्त होती है, और यदि पैरेलल है तो वहाँ से हमें ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त होती हैं। अब इसमें दो तरह के ट्रांजिशन होते हैं, एक तो रेडिएटिव ट्रांजिशन और सेकंड है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। रेडिएटिव ट्रांजिशन तो है, एक तो फ्लोरोसेंस है और सेकंड है फोस्फोरोसेंस। तो फ्लोरोसेंस में से क्या है कि इसमें जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होता है, सक्रिय मॉलिक्यूल अणु होता है, वो एकक सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1 से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आता है। अर्थात हम कह सकते हैं S1 से S0 जो ट्रांजिशन होगा वो फ्लोरोसेंस के लिए होता है, जिसे हम प्रतिदीप्ति उत्सर्जन कहते हैं। इसमें जो टाइम लगता है वो 10⁻⁸ सेकेंड लगता है। अर्थात एकक उत्तेजित अवस्था से मूल एकावस्था में जो विकिरण का उत्सर्जन होता है उसे ही हम फ्लोरोसेंस कहते हैं, और स्रोत को जैसे ही हम बंद कर देंगे तो जो विकिरण है उनका उत्सर्जन होना बंद हो जाता है। लेकिन फोस्फोरेसेंस में क्या होता है, इसमें पहले इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा मॉलिक्यूल S1 से T1 में जाता है और फिर T1 ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से मूल ग्राउंड स्टेट S0 में आता है। अर्थात इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो T1 से S0 में होता है, जिसे हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। अगर इसमें स्रोत को बंद कर दिया जाए तो भी विकिरण का उत्सर्जन धीरे धीरे होता रहता है। इनमें जो मेन इम्पोर्टेंट है कि जो दोनों विकिरणों की आवृत्ति होती है वो एक्साइटेड प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है। नव सेकंड है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में दो तरह के होते हैं, तो IC इंटरनल कन्वर्जन, एक ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटरनल कन्वर्जन तो क्या होता है कि इस प्रकार के यानी दोनों ही ट्रांजिशनों में किसी भी प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता है, अतः इन्हें नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहते हैं। फर्स्ट है इंटरनल कन्वर्जन, जिसे आंतरिक रूपांतरण कहते हैं। इसमें क्या है कि इसमें बहुलता में चेंज नहीं होता, यानी मल्टीप्लिसिटी सेम होती है। अर्थात इसमें जो ट्रांजिशन होता है वो S3 से S2 या S2 से S1 में होता है। अर्थात इसमें सक्रिय अणु उच्च उत्तेजित अवस्था S3 S2 या T3 T2 से प्रथम उत्तेजित अवस्था S1 या T1 में आता है, तथा इसमें अणु की मल्टीप्लिसिटी में चेंज नहीं होता है। लेकिन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होता है, इस प्रकार के प्रक्रम में अणु सिंगलेट मल्टीप्लिसिटी स्टेट से ट्रिपलेट मल्टीप्लिसिटी स्टेट में जाता है। अर्थात इसमें डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी में चेंज होता है, तथा इसमें क्या है कि इसमें अणु S2 से T2 में या S1 से T1 में आता है, जिसे हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। तथा इन दोनों ट्रांजिशनों में किसी भी प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। जबकि जो फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस होते हैं उनमें विकिरणों का उत्सर्जन होता है। अतः इसमें सबसे पहले अणु प्रकाश की विकिरणों का अवशोषण करता है और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जहाँ से वो फिर वापस
एब्जॉर्प्शन करके S2 में भी जा सकता है, S3 में भी जा सकता है। यदि फिर बाद में S3 से S2 आता है तो इसे इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं, या S2 से S1 आता है तो इसे भी इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। लेकिन यदि S3 से S2 न जाकर फिर यदि यह S2 से T2 जाता है तो इसे ISC या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं, जहाँ T ट्रिपलेट स्टेट को रिप्रेजेंट करता था, S सिंगलेट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है।